प्यारे बच्चों, हमने वेतान भाग 1 का पहला पाठ भारतीय गायकों बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ शुरू किया था, जिसका आधा भाग मैंने वीडियो नंबर 1 में उसकी व्याख्या की थी। अब हम इस वीडियो में आगे का भाग पूरा करेंगे। आगे लिख कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुणा रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है, बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है और गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकान ही चलवाते हैं। लेखक कहते हैं कुमार गंधर्व जी कि मैं ऐसा मानता हूँ कि लेखक के गान में करुण रस यानी कि जो दुखी होते हैं, थोड़े सैड सॉन्ग जिसे हम कहते हैं, विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। पर मुझे अर्थात लेखक को ये बात नहीं पच रही, नहीं समझ आ रही। लेखक का अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया जितना उन्होंने मुग्ध श्रृंगार अर्थात जो रोमांटिक सॉन्ग जो उन्होंने गाए में अपने विचार व्यक्त किए थे, उनका मध्य या द्रुत लय जो होता है, द्रुत का लय यानी 3 तरह के होते हैं, विलंबित, धीमी, मध्यम और उच्च। तो लेखक बताते हैं कि जो मध्यम लय से दुगनी होती है, ये ऊंची आवाज़ में गाए जाते हैं स्वर, और द्रुत लय जो है तेज आवाज़ होती है। के गाने बड़ी उत्कटता यानी बड़े अच्छी तरह से गाए हैं। मेरी दृष्टि से अर्थात लेखक के अनुसार यह गायन की एक कमी है, तथापि यद्यपि यह कहना बहुत ही कठिन हो जाता है, इसमें लता का कोई दोष नहीं है। ये सारा दोष उन्होंने संगीत दिग्दर्शक यानी कि जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उनके दोष कितना है, क्योंकि उन्होंने लता के जो गायन की जो स्वर हैं, तो उन्हें उन जो स्वर हैं, तो उन स्वरों के जो प्रयोग उन्होंने ढंग से नहीं किए हैं, और अगर वे लता के स्वरों का सही इस्तेमाल करते तो वो करुण रस के गानों में भी उतनी तन्मयता से गाते जितना उन्होंने श्रृंगार रस के गाए हैं। आगे एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरा मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। इसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। लेखक आगे कहते हैं कि एक प्रश्न मेरे सामने खड़ा होता है कि जो शास्त्रीय संगीत अर्थात जो क्लासिकल सॉन्ग है, उस क्लासिकल सॉन्ग में लता का स्थान कौन सा रखा जाए, और यह मत है, ये प्रश्न खुद एक प्रयोजनहीन है जिसमें कुछ कह नहीं सकते हम। उनका ये कारण है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती है। शास्त्रीय संगीत अर्थात क्लासिकल सॉन्ग और चित्रपट संगीत यानी फिल्मी सॉन्ग की दोनों में कोई तुलना नहीं की जा सकती। अब यहाँ पर लेखक ने दोनों ही संगीत के जो शास्त्रीय संगीत अर्थात क्लासिकल सॉन्ग और चित्रपट संगीत यानी फिल्मी सॉन्ग जो हैं, उनमें अंतर बताया है। तो शास्त्रीय संगीत के बारे में उन्होंने बताया है, जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जल्दय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुण धर्म है। तो लेखक के अनुसार कि शास्त्रीय संगीत का जो स्थायी भाव है वो है गंभीर, लेकिन जो चित्रपट संगीत है अर्थात जो फिल्मी सॉन्ग है वो तेज गति से गाया जाता है, उसमें थोड़ी सी चपलता यानी चंचलता उसका मुख्य गुणधर्म है। और चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, यानी कि पहली अवस्था का ताल, उसमें जो ताल बजती है वो होती है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपनी परिष्कृत यानी अपनी पूरी तरह से
पाई जाती है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। जो ताल 3 तरह की होती हैं, तो उसमें से कुछ तालों का प्रयोग किया जाता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में सभी तालों का पूरा प्रयोग किया जाता है। उसकी लय कार्य बिल्कुल अलग होती है, आसान होते हैं। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सुलभता और लोच को अग्रस्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, और यह लता के पास निश्चय है। 3-3.5 मिनट की गाए हुए चित्रपट में के किसी गाने का एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक को 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और अंदात्मक मूल्य एक ही है। लेखक बताते हैं कि इस चित्रपट संगीत मनोरंजन प्रदान होता है, बड़ी सुलभता से गाया जाता है, कम तालों का प्रयोग होता है, जबकि शास्त्रीय जो संगीत होता है इसका अपना अलग महत्व होता है। जो शास्त्रीय संगीत के बारे में जो जानकारी होती है उन्हीं लोगों को होती है जो शास्त्रीय संगीत को भली भांति जानता है। ये कहना मुश्किल हो जाता है कि लता मंगेशकर का जो स्थान है शास्त्रीय संगीत में, कौन सा स्थान है। और निस्संदेह कि 3-3.5 मिनट का जो चित्रपट अर्थात जो फिल्मी सॉन्ग होता है, किसी गाने का एकाद यानी 1 या 2 खानदानी शास्त्रीय गायक ही 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है। अब आगे, ऐसा मैं मानता हूँ कि किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है, तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। यह कहते हैं कि जिस प्रकार एक लेखक अपना पूरा जीवन उसमें लिख देता है, एक पूरा जीवन परिचय लिख देता, कह सकते हैं कि पूरा अपनी आत्मकथा लिख देता है, लेकिन ठीक वैसे ही एक लेखक ऐसे भी होते कि छोटे से ही कम शब्दों में अपना वर्णन कर सकते हैं। यह मैं आपको थोड़ा सा एक कहानी बता सकती हूँ कि जैसे जयशंकर प्रसाद को बार बार मुंशी प्रेमचंद ने पत्र लिखकर कहा था कि भाई आप हमें अपने जीवन के बारे में जो कुछ बताइए, और ताकि हम अपनी जो पत्रिका में छाप सकें, लेकिन उन्होंने इस बात को नकार दिया। तब मुंशी प्रेमचंद ज़्यादा आग्रह करने लगे, तो उन्होंने आत्मकथ्य जो कविता है उस कविता में अपने जीवन से संबंधित घटनाओं को लिख दिया था। तो लेखक यही बताना चाहता है, कुछ व्यक्ति तो अपने पूरा जीवन की आत्मकथा में पूरा वर्णन कर देते, लेकिन कुछ व्यक्ति कम ही शब्दों में उसमें सब कुछ वर्णन कर देते हैं। तो इसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। कि जो 3-3.5 घंटे का जो शास्त्रीय संगीत है, उस शास्त्रीय संगीत को लता ने 3-3.5 मिनट की ही में पूरी तरह से उसका रस, उसका आनंद दे देती है। उसका एक एक गाना संपूर्ण कलाकृति होता है कि पूरी की तरह आकृति से बना हुआ होता है, और वो स्वर, लय, शब्दार्थ का यह त्रिवेणी संगम होता है। कि जो लता के द्वारा जो गाए गए गीत में स्वर, लय और शब्दार्थ, शब्दों का अर्थ की जो त्रिवेणी संगम है, यानी कि इन तीनों का जो संगम मिश्रण है वो स्पष्ट दिखाई देता है, और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। तो लेखक बताते हैं, वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, क्योंकि दोनों का अपना महत्व है। जो शास्त्रीय संगीत, जो क्लासिकल सॉन्ग, उसको वही लोग भली भांति समझ पाते जो क्लासिकल सॉन्ग सुनते हैं, और जिनको क्लासिकल सॉन्ग नहीं समझ आता है, उनके तालों का उसका पता नहीं चलता, तो उसे चित्रपट संगीत उसका अपना अलग महत्व है, और लोग 3-3.5 मिनट में ही सारा आनंद ले लेते, जबकि शास्त्रीय संगीत में थोड़ा सा अपना अलग आनंद होता है। तो लेखक बताते हैं कि अंत में रसिक आनंद देने का जो सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। कि कौन सा गाना शास्त्रीय संगीत या चित्रपट संगीत है, कौन सा जो सॉन्ग लोगों को आनंद प्रदान करता है, ये तो उस गाने के महत्व से ही पता चलता है।
लेखक कहते हैं, मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही निरस ठहरेगा। कि थोड़ा सा उसमें अगर शास्त्रीय संगीत में थोड़ा सा मनोरंजन ना हो तो ये तो बिल्कुल ऐसा रहेगा और उसमें कोई आकर्षण भी नहीं होगा। अब लेखक आगे कहते हैं कि उसमें कुछ भी कमी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से ताल सुर के निर्दोष ज्ञान का कारण नहीं है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे स्वाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। किसी मनुष्य का अस्थि पंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य को तेल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन शास्त्रीय गायन उसके स्वरों द्वारा दिव्य सुसंगत अभिव्यक्त में होता है। लेखक आगे कहते हैं कि चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में अपना अलग महत्व है और कौन सा जो संगीत है वो कैसे रसिक अर्थात रस लेने वाले लोगों को कैसे आनंद देने में पूरी समर्थता रखते हैं, इसका महत्व ठहरना उचित है। तो लेखक कहते हैं, मैं तो यही बात कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत की भी रंजक न हो, रंजक यानी कि सिर्फ थोड़ा सा मनोरंजन न हो, थोड़ा मज़ा ना हो तो बिल्कुल नीरस अर्थात मन को अच्छा नहीं लगेगा, उबाऊपन लगेगा, अनाकर्षक लगेगा, अनाकर्षक जिसके प्रति आकर्षण ना हो और उसमें कुछ ना कुछ कमी भी होगी। और गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय जो संगीत की बैठक के पक्केपन की वजह से ताल सुर के निर्दोष ज्ञान का कारण नहीं कह सकते। लेखक कहते हैं कि गाने की सारी मिठास, उसकी ताकत, उसकी रंजकता, उसका मनोरंजन करने का मुख्य धर्म अवलंबित रहता है। और जो उसका जो ज्ञान है रसिक वर्ग अर्थात रस लेने वाले के जो समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, यह तो उस रीति के अनुसार बताया जा सकता है। श्रोताओं में कैसा सुस्वाद साधा जाए कि जो सुनने वाले हैं कैसे उसका आनंद प्राप्त किया जाए, ये उसमें सारा समाहित होता है। फिर लेखक कहते हैं, किसी मनुष्य का अस्थि पंजर और एक प्रतिभाशाली कला, अस्थि पंजर यानी हड्डियों का ढांचा और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा तेल चित्र जिस चित्र में तेली रंगों का यानी ऑयल कलर्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है, इन दोनों का जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसके स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। अब आगे लेखक कहते हैं कि संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। अव्वल दर्जे के ऊंचे दर्जे के गायक के समान माना जाएगा। और क्या पता लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है। ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है, क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? लेखक कहते हैं, कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर शास्त्रीय संगीत की महफिल जमा दी जाए और लता को उसमें गवाया जाए तो क्या लता 3 घंटे उसमें लगातार गा सकती, क्योंकि वो तो चित्रपट संगीत यानी फिल्मी सॉन्ग ही गा सकती हैं। लेकिन ऐसा शक करने वाले लोगों से लेखक पूछते हैं, एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या कोई पहली यानी फर्स्ट जो है या अव्वल दर्जे का कह सकते हैं, फर्स्ट जो सबसे ऊंचा गायक या 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना यानी कोई सॉन्ग उतनी तन्मयता से, उतनी कुशलता से और पूरे रस का स्वाद दे सकता है? नहीं, यही इस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। अब लेखक कहते हैं, खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है उसमें इंदौर वगैरह है जो जगह है, वहाँ पर जो है प्रसिद्ध गवैया गायकी का क्षेत्र माना जाता है। और वहाँ के जो गवैये यानी गाने वाले हैं, उनका ये मानना है, जिनका अपना एक परिवार है, कि चित्रपट जब से फिल्मी सॉन्ग शुरू हुए हैं तो फिल्मी सॉन्ग के कारण लोगों की जो अभिरुचि यानी कि जो अन्य शास्त्रीय संगीत है उसमें लोगों के
जो रुचि वो ख़त्म होती गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, ऐसा भी आरोप उन्होंने लगाया है। क्यों? क्योंकि जो शास्त्रीय संगीत है, कुछ लोग इसको जानते हैं जिनको आता है उसके बारे में, लेकिन वे लोग तो नहीं जानते ना कि जिन्होंने इसके शास्त्रीय संगीत शिक्षा ही ग्रहण नहीं की है। तो लेखक कहते हैं कि उनका ये आरोप बिल्कुल निरर्थक है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं बल्कि उल्टे सुधार दिए हैं। यह विचार पहले व्यक्त किए हैं कि उनकी पुनरुक्ति नहीं करूँगा, क्योंकि जब से लता मंगेशकर गायन के क्षेत्र में आई है, तब से उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि आज घर घर में प्रत्येक बच्चा जो है, पहले भी गाते थे, लेकिन जब से लता मंगेशकर ने गाना शुरू किया है, तब से जो है हर कोई उन्हीं की भाषा में गुनगुनाना शुरू कर रहा है। अब आगे कहते हैं लेखक, यह बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट, यानी कि स्वयं की प्रशंसा करने की एक खास आदत है। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुक्मशाही स्थापित कर रखी कि वो ये मानते हैं कि जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक में सिर्फ उन्हीं की हुकूमत है, बाकी कोई इसको नहीं गा सकता। अब शास्त्रीय शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे दिया है कि जो फिल्म सॉन्ग्स हैं, उस सॉन्ग में उन्होंने अपने आप को अधिक ही महत्व उसमें रख रखा है। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत की जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और निरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए, और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत के लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन कहते हैं कि जो बहुत ऊंचे वर्ग के जो लोग खानदानी गायक थे, ये मानते थे कि सिर्फ इस पर हमारा हुकूमत है गायन के क्षेत्र पर। लेकिन जब से चित्रपट संगीत आया है, तो उन्होंने इसका ऊंचे कुल में जो है एक अभिजात्य संगीत, यानी कि ऊंचे कुल के दर्जे का संगीत की जान पहचान होने लगी थी। और जिस प्रकार डॉक्टर एक पूरी चौकसाई के साथ अपना पेशेंस से काम करता है, ठीक वैसे ही जो शास्त्रीय शुद्ध निरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, बल्कि वे चाहते हैं कि गाने में सुरील, जैसे डॉक्टर का जो काम करते हैं, थोड़ा सा आपको पता है कि वो रुडली में बात करते हैं, तो वही रुडलिया वे कह सकते हैं कि शास्त्रीय जो संगीत उसमें भी है। अब लेकिन लोग उसको दूर मानकर वो चाहते हैं गाने में सुरीलापन और कुछ भाव हो जो लोगों को समझ आ जाए। और यह जो क्रांति है चित्रपट संगीत यानी कि फिल्मी सॉन्ग के जरिए आई है। और फिल्मी सॉन्ग ने समाज को एक संगीत का विषय और लोगों में इंटरेस्ट पैदा कर दिया है। और ये जो लचकदार यानी जो लोच है फिल्मी सॉन्ग का, उसका एक और सामर्थ्य है। ऐसा मुझे लगता है कि संगीत की जो मान्यताएं हैं कि भाई जो उन्होंने अपने कुछ नियम बनाए हुए थे जो शास्त्रीय संगीत के, और कुछ मान मर्यादाएं थी, झंझट थी, सब कुछ निराली हैं। लेकिन चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। ये बिल्कुल ही उनसे जो शास्त्रीय संगीत यानी क्लासिकल जो सॉन्ग है उनसे बिल्कुल अलग है। यहाँ नवनिर्मित की कुछ बहुत गुंजाइश है। नवनिर्मित यानी कि बहुत नए एक्सपेरिमेंट करने की यहाँ बहुत ही अधिक ज़रूरत है। अब लेखक बताते हैं कि जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। कि लेखक कहते हैं कि जब से क्लासिकल गाने वालों ने चित्रपट संगीत के जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उन्होंने उसका बहुत उपयोग किया जो क्लासिकल सॉन्ग में उन्होंने, इसके साथ ही साथ उन्होंने जो राजस्थानी है, पंजाबी है, बंगाली प्रदेश के जो लोकगीत हैं उनके शब्दों का भी बहुत अधिक प्रयोग किया है। और उन्हीं की बोली में उन्होंने बहुत से संगीत जो हैं गाए हैं। और यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत रुक्ष और निर्जल राजस्थान के प्रजन्य हैं। अब लेखक कहते हैं कि जहाँ पंजाबी सॉन्ग में कह सकते हैं हम, आप भी बहुत अधिक सॉन्ग सुनते हो, पंजाबी सॉन्ग में आप सुना होगा कि वहाँ का पंजाब का पूरा एटमॉस्फेयर दिखाया जाता है और पूरी हरियाली दिखाई जाती है।
उसी में लोगों को आनंद आ जाता है। दूसरी ओर राजस्थान पता है कि भाई मरुस्थल एरिया है, तो वहाँ पर रूखा जो रेत ही रेत, निर्जल बिना पानी का, और पर्जन्य जो बादलों को याद लाने वाली गीत, पहाड़ों की घाटियाँ, खोरों में प्रतिध्वनित होने वाली पहाड़ी गीत। खोरों यानी कि जो घाटियों और पहाड़ों के बीच में जो आवाज़ गूंजती है, वो सारा हमें सुनाई देता है। इसके अलावा ऋतु चक्र समझाने वाले, ऋतु चक्र यानी कि एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु का आना, और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत, यानी कि जो खेतों में काम करते हैं तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं, तो वही, और ब्रज जो भूमि है उसमें सम्मिलित अनेक मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट संग क्षेत्र के प्रभावी संगीत निर्देशकों ने किया है। कहने का अर्थ ये है यहाँ पर लेखक का कि जब से फिल्मी सॉन्ग आए, तो फिल्मी सॉन्ग में जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उन्होंने उस समय की भी कह सकते हैं, वर्तमान काल में भी आपने सॉन्ग सुन रहे हो कि 3 मिनट में ही व्यक्ति हर तरह के संगीत सुन लेता है, उसे पूरा आनंद आ जाता है, बजाय 3 घंटे सुनने में। अब 3 घंटे में एक ही चीज़ को सुन रहा है, राग सुन रहा है वो, तो उसे कान पकाऊ लगेंगे और नीरस सा लगेगा। लेकिन जब उससे 3 मिनट में ही वो 3 मिनट में में ही वो सब कुछ सुन लेता है, देख भी लेता है, तो उसे पूरे आनंद की अनुभूति हो जाती है। और ये सारा जो वर्णन है जो म्यूजिक डायरेक्टर ने उन्होंने किया है। लेखक कहते हैं, थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र विस्तीर्ण है, विस्तीर्ण यानी बहुत अधिक विशाल है, और वहाँ अब तक अलक्षित, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, असंशोधित, संशोधित यानी कि जिसको पूरी तरह से बनाया, अदृष्टिपूर्ण, अदृष्टिपूर्ण जिसे देखा नहीं जा सकता, ऐसा खूब बड़ा क्षेत्र है जो अभी भी देखना बाकी है। कि संगीत का कुछ क्षेत्र हमने देखा है, और संगीत का क्षेत्र इतना विस्तार है कि उसका अपना लक्ष्य भी निर्धारित नहीं हुआ है, ना उसे संशोधन किया गया अच्छी तरह से, ना ही पूरा उसको देखा गया है। एक ऐसा बहुत बड़ा प्रांत यानी राज्य हम कह सकते हैं, जिसका सिर्फ आपने थोड़ा सा उसका अंदर तक देखा, उसका जो पूरा अगर देखा जाए तो पूरा उसको आपने भली भांति नहीं देखा है। और लेखक कहते हैं, तथापि बड़े जोश में सी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं कि, और बड़े जोश और होश के साथ जो फिल्म बनाने वाले जो लोग हैं उसका पूरी तरह से वर्णन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेखक कहते हैं, ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त साम्राज्ञी यानी बेताब सुरों की साम्राज्ञी हैं, और कई पार्श्व गायिकाएं हैं कि उसके बाद अनेक प्लेबैक सिंगर आए जिनके साथ लता मंगेशकर ने गाए भी। लेकिन लता की लोकप्रियता इन सब से कहीं अधिक है। अब जब लता ने शुरुआत की तो उस समय पर मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और अलावा उस समय के जो कलाकार थे, उसके बाद वर्तमान में भी इसके बाद भी अनेक गायक आए, जिसमें उन्होंने अमित कुमार, अनुराधा पौडवाल भी आई थी, उनकी बहन मैंने आपको तताशा भोसले भी आई। लेकिन जो हासिल लता मंगेशकर ने किया है, शिखर संगीत के क्षेत्र में जो शिखरता यानी सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया है, वो आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही हैं और उनकी लोकप्रियता अबाधित है कि उनकी लोकप्रियता में कोई बाधा, कोई रुकावट नहीं आई है, और लगभग आधी शताब्दी बीत चुकी है, और उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर अपना एक स्थान बरकरार किया हुआ है। और ज़्यादा क्या कहूँ कि एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता, और भारत के कोने कोने में क्या, विश्व के कोने कोने में भी लता का गाना सुनकर लोग पागल हो जाते हैं। यह एक चमत्कार है, और ऐसा चमत्कार हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान है। ऐसा कलाकार शताब्दी में शायद एक ही बार पैदा होता है, और आज लता मंगेशकर हमारे बीच में अभी भी मौजूद है। उसे अपनी आंखों से चलता फिरता हम देख पा रहे हैं, कितना बड़ा हमारा भाग्य है। और हम तो भगवान से यही दुआ करते हैं कि लता मंगेशकर ऐसे ही बने रहें, और वो अपने जीवन में जो उन्होंने मुकाम हासिल किया है वो उनका मुकाम ऐसा ही बना रहे। तो इसीलिए उसे यूं ही कोई सुर साम्राज्ञी नहीं कहते, जो लोगों के दिलों पर अभी राज कर रही हैं। कितनी गायिकाएं आ चुकी हैं, लेकिन लता मंगेशकर जैसी गायिका
आज तक कभी नहीं थी और ना ही कभी होंगी। धन्यवाद।